Dear students, today we will start with our chapter number 8, that is controlling. What actually controlling stands for? Controlling refers to comparison of actual performance with the standard performance, taking corrective action in case of any deviation. अब इसका मतलब क्या है? अपन को एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना है. फॉर एग्जाम्पल आपने स्टैंडर्ड सेट किया होगा कि आप 12th बोर्ड में 90% लेके आओगे, राइट? लेकिन आपका एक्चुअल में आया कितना? 80%. तो आपने स्टैंडर्ड सेट किया और आपका एक्चुअल में यह है. स्टैंडर्ड कब सेट करते हैं? जब हम लोग प्लानिंग करते हैं. तो आपने स्टैंडर्ड सेट करा, स्टैंडर्ड के बाद आपने एक्चुअल को कंपेयर किया कि आपका एक्चुअल में आया कितना? 80%. तो कितने का डिफरेंस आया? 10%. ये 10% आपका क्या है? डेविएशन है. ये 10% बेटा क्या है? आपका डेविएशन है. अभी 10% आया क्यों? इसके लिए आप क्या लोगे? करेक्टिव एक्शन लोगे. इसका उल्टा भी हो सकता था. अगर आपने 80 सोचा होता और लेट सपोज आपने 80 सोचा होता और आपका आता 90%, तो 10% तो ज़्यादा आ रहा है. तो वही टेक्निक आप आगे भी अपनाओगे, राइट? जो टेक्निक आपने अभी अपनाई. तो ये भी कह सकते हैं कि डेविएशन पॉजिटिव भी होता है, डेविएशन नेगेटिव भी होता है. डेविएशन इज डिफरेंस. डेविएशन पॉजिटिव भी होता है, डेविएशन नेगेटिव भी होता है. बट द थिंग इज कि अगर वो आपसे क्वेश्चन करें डेविएशन इज ओनली पॉजिटिव, false. Deviation is only negative, false. Deviation is positive, true. Deviation is negative, true. Right? Got it? Now, next is features of controlling. Features of controlling, first one is goal oriented, second pervasive, third one is backward and forward looking, and fourth one is continuous process. Now, what is goal oriented? गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि अपन कोई भी फंक्शन अपन पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग का मेन फोकस क्या होता है कि अपन को गोल सेट करना पड़ता है. ठीक है? तो मेन कंट्रोलिंग क्या करता है? कंट्रोलिंग एम्स टू इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू अचीव प्रीडिटरमाइंड गोल. रिसोर्सेज को अच्छी तरह से हम लोग यूटिलाइज करें ताकि हमारा गोल अचीव हो जाए. मेन किस पे फोकस करता है कंट्रोलिंग को? कंट्रोलिंग का मेन फोकस किस पे होता है कि रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना ताकि गोल अचीव हो जाए. हर फंक्शन गोल अचीव करने के लिए बना रहता है. गोल ओरिएंटेड का मतलब गोल का अपन ने फुल फॉर्म पढ़ा है ना, स्मार्ट गोल होना चाहिए, सिस्टमेटिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड. परवेसिव मतलब हर लेवल पे. परवेसिव मतलब एट ऑल लेवल्स, हर लेवल, हर डिपार्टमेंट, हर नॉन डिपार्टमेंट, हर एनजीओ, हर डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ये प्रॉफिट मेकिंग है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, हर जगह हमें कंट्रोलिंग रिक्वायर्ड है. कंटिन्यूस प्रोसेस है, कीप्स ऑन, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. कंटिन्यूसली हमें परफॉर्मेंस को रिव्यू करना पड़ता है, अपनी जो स्टैंडर्ड आपने सेट किए उसको रिव्यू करना पड़ता है, राइट? रिवाइज करना पड़ता है. और कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग भी, फॉरवर्ड लुकिंग है. अब नाउ देयर इज़ वन करेक्शन इज काइंड ऑफ कि अगर अब हम प्लानिंग का स्पेसिफिकली बात करें तो प्लानिंग हमेशा क्या होता है? फॉरवर्ड लुकिंग होता है. प्लानिंग हमेशा क्या होता है? फॉरवर्ड लुकिंग होता है. और जो कंट्रोलिंग होता है वो बैकवर्ड लुकिंग होता है, राइट? बट यहाँ पर बात करें कंट्रोलिंग बैकवर्ड भी होता है, फॉरवर्ड भी होता है. हाउ? कंट्रोलिंग बैकवर्ड भी होता है, फॉरवर्ड लुकिंग भी होता है. अब बैकवर्ड लुकिंग क्यों होता है? क्योंकि ये कंपेयर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ. कौन से स्टैंडर्ड के साथ? जो हमने पास्ट में फिक्स करें. कौन से स्टैंडर्ड के साथ करता है? जो हमने पास्ट में फिक्स करें, राइट? और सेकेंडली फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन क्यों है? ये फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि फ्यूचर ऑब्वियस है, जो मेरा रिजल्ट आया, जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया पास्ट में, उसके बेसिस में फ्यूचर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करूँगी. तो ये क्या हो गया? हमारा फॉरवर्ड लुकिंग भी हो गया, राइट? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, फर्स्ट वन इज अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, सेकेंड जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, थर्ड मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, फोर्थ इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, फिफ्थ इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, लास्ट वन इज फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन. अब इसको लर्न करना है आपको. पहले तो हेडिंग्स दिमाग में बिठाना. नाउ अपना फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स. इसमें मेन चीज़ याद रखना है, अगर आपका कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो इट कीप्स अ केयरफुल चेक ऑन द चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट. जो चेंजेस आपके बिजनेस इन्वायरमेंट में हो रहे हैं उसमें अगर आपका कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो आप उस पर ध्यान रख पाओगे, राइट? और अगर आप ध्यान रखोगे तो एज सुन एज आपको पता चलता है कि हाँ ये इशू आने वाला है, ये चेंज होने वाला है, तो अपने स्टैंडर्ड को आप उसी के अकॉर्डिंग रिवाइज कर सकते हो. एंड मेक श्योर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मेक श्योर दैट योर प्लान शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड और ओवर एस्टिमेटेड. सेकेंड इज इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन. अगर एम्प्लॉय को आप एडवांस में बता दो, कि उनको करना क्या है, उनका रोल क्या है, सो दे विल बी गेट मोटिवेटेड एंड दे विल बी वर्किंग टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर गोल, राइट? अगर उनको एडवांस में पता है, मुझे एडवांस में पता है कि मुझे काम क्या करना है, तो मैं उसी की तरफ डायरेक्ट होंगी. नेक्स्ट इन द सीरीज इज मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. अगर आपका कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो आपका क्या नहीं होगा? आपका वेस्टेज भी नहीं होगा, आपका स्पॉइलेज भी नहीं होगा, आपके रिसोर्सेज खराब भी नहीं होंगे, राइट? हर एक्टिविटी आपके प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म होगी. नेक्स्ट वन इज इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. अब एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम
चेक रखता है अपने एम्प्लॉयज़ पे, वो देखता है कि कोई गलत एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही है। थेफ्ट की बात करें, फ्रॉड, डिसऑनेस्टी, करप्शन, इस सब की बात करें तो इसमें होता है अगर कंट्रोल सिस्टम आपका अच्छा है तो आपका ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन एक्शन। अब बच्चों को ये लर्न नहीं होता तो आपको कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन तो पता है क्या होता है। ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल द एफर्ट्स टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो आप ये भी लिख सकते हो और कंट्रोलिंग उसमें हेल्प करता है। दैट्स वेरी ईजी। नेक्स्ट वन इज अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो यहाँ पर हर अटैम्प्ट, कोई भी अटैम्प्ट किया जाता है, क्यों किया जाता है, टू कीप ऑल द एक्टिविटीज़ ऑन द राइट ट्रैक, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल हमारा अचीव हो जाए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, राइट। So we have said it, sixth point. Now next is relationship between planning and controlling. Very important question. Relationship में first, controlling is blind without planning. कंट्रोलिंग ब्लाइंड है विदाउट प्लानिंग। मतलब अगर आपने प्लानिंग नहीं की होगी तो आप कंट्रोलिंग कैसे करोगे। आपने सोचा नहीं होता कि मुझे 90% लाना है, तो कंट्रोलिंग कहता ही यही है कि एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करो। अब तुमने सोचा नहीं तो कंपेयर किसके साथ करोगे, राइट। तो अगर स्टैंडर्ड्स ही एडवांस में हम फिक्स नहीं करेंगे तो मैनेजर्स हैव नथिंग टू कंट्रोल, क्या ही देख पाओगे आप, राइट। सेकेंड इज प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। आपने प्लान तो कर लिया, आपने उसको कंट्रोल नहीं किया, मीन्स आपने उसको प्रॉपर मॉनिटर नहीं किया, आपने मेजर नहीं किया, आपने डेविएशन निकाले, तो हाउ विल यू गेट टू नो दैट योर इवेंट्स आर अकॉर्डिंग टू योर प्लान्स और नॉट, दे कन्फर्म टू प्लान्स और नॉट, राइट। सो प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। अब प्लानिंग प्रिस्क्रिप्टिव होता है, कंट्रोलिंग इवेल्युएटिव होता है। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब डॉक्टर जो होता है वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है कि आपको ये दवाइयाँ लेनी है, राइट। प्लानिंग में क्या बोला, प्लानिंग प्रिस्क्रिप्टिव है। डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है कि आपको ये सारा काम करना है, आपको ये दवाई लेनी है, आपको लेना है नहीं लेना वो आपके ऊपर है। आपको लिख के दे दी उसने प्रिस्क्रिप्शन रेडी किया, तो प्लानिंग आपको प्रिस्क्रिप्शन रेडी करके देता है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का तरीका क्या क्या है। और कंट्रोलिंग क्या है कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव प्रोसेस। वो देखता है कि जो आपने प्लान करा वो ट्रांसलेट हुआ एक्शन में कि नहीं, ट्रांसलेट हुआ डिजायर्ड एक्शन में कि नहीं। इवैल्यूएटिव हम लोग आपका पूरा एग्जाम ले लेते हैं, आपको सब करवा देते हैं, उसके बाद आपका एग्जाम लेते हैं ना। एग्जाम लेना इज़ व्हाट, इवैल्यूएशन प्रोसेस, कि हाँ आपने अच्छे से सिक्योर किया कि नहीं किया, अच्छे से मार्क्स आए आपके नहीं आए, राइट, कि हमने जो सोचा था उतने अकॉर्डिंग आए कि नहीं आए, तभी आपका एग्जाम लिया जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। इसके आने के चांसेस भी ज़्यादा है। प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों होता है, क्योंकि प्लान्स हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं, फोरकास्ट पे होता है। और बैकवर्ड लुकिंग क्यों होता है, क्योंकि प्लान्स हम पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में भी रख के हम प्लान्स बनाते हैं। एज आई हैव टोल्ड यू इन फीचर कि प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग होता है, कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग होता है। बट इन दैट सेंस कि अगर वो पूछे आपसे प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग होता है तो क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जो प्लान्स पास्ट में हमने जो एक्सपीरियंस गेन किया उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, प्लानिंग करते हैं। कंट्रोलिंग बैकवर्ड क्यों होता है, क्योंकि हम एक्चुअल को मेजर करते हैं स्टैंडर्ड्स से। स्टैंडर्ड्स कौन से, जो हमने पास्ट में फिक्स करें, कौन से स्टैंडर्ड्स जो हमने पास्ट में फिक्स करें उसके बेसिस पे होता है। और कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों होता है, क्योंकि फ्यूचर के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, राइट। आ गया अपन को समझ में। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन इज steps, controlling process, that is steps in the process of controlling, which is very 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 important. Now first one is इसका ट्रिक कैसे लर्न करोगे इसका ट्रिक है SM GAT। फर्स्ट वन इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। अब स्टैंडर्ड्स नाउ विल स्टडी अबाउट कंट्रोलिंग प्रोसेस, दैट इज स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। अब इसका शॉर्टकट क्या है, इसको लर्न करने का शॉर्टकट है SM GAT। दैट इज फर्स्ट वन इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, सेकेंड मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, थर्ड कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, फोर्थ वन इज एनालाइजिंग डेविएशन एंड लास्ट वन इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स में क्या होता है, स्टैंडर्ड्स क्या है, हमारे बेंचमार्क है। पहले तो मैं कुछ वर्ड्स नोट डाउन करवा रही हूँ, उसको नोट डाउन करो जल्दी से। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, दे आर द बेंचमार्क, यार्डस्टिक, क्राइटेरिया, कोई भी वर्ड है, बेंचमार्क, यार्डस्टिक, क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर। आप लोग क्राइटेरिया सेट करोगे तभी तो जाके आप एक्चुअल को मेजर कर पाओगे। तो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, देते क्राइटेरिया, बेंचमार्क, यार्डस्टिक, जिसके अगेंस्ट आप क्या करते हो, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हो। अब हमारे दो टाइप के स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स, एक होता है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। जब हम लोग फिगर्स में मेजर करते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। क्वांटिटेटिव लाइक हाउ मच कॉस्ट इज टू बी इनकर्ड, हाउ मच रेवेन्यूज टू बी अर्न, सेल्स कितनी हुई, आपका प्रॉफिट कितना हुआ, कितनी क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस हुई, यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस हुई, कितनी सोल्ड हुई, वो सारी चीज़ें क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स में आती है। क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं आपके, विच कैन नॉट बी शोन इन फिगर्स।
like if you want to improve your goodwill, if you want to improve your motivation level, like कस्टमर का सेटिस्फैक्शन कितना हुआ, तो आप उसको यूनिट्स में तो ही डिफाइन कर सकते हो, राइट। और आपकी बुक में एक स्टैंडर्ड्स दिए हैं फंक्शनल एरियाज टू मेजर, यूज्ड इन फंक्शनल एरियाज टू मेजर परफॉर्मेंस, वो भी आपको रीड करना है। सेकंड, कमिंग टू नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस में इसमें कीवर्ड दिमाग में उठा, वो कीवर्ड अगर आप लिख के आओगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। क्या कीवर्ड है आपको? फर्स्ट कीवर्ड सैम्पल चेकिंग हो गया, परफॉर्मेंस रिपोर्ट हो गया, कहीं पर आपका पर्सनल ऑब्जर्वेशन की बात करें, कीवर्ड्स हैं। रेशोज़ की बात करें, आपकी कोई भी रेशो है, आप जितने रेशोज़ पढ़ते हो या अकाउंट्स में ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हो गया, ROI हो गया, जितने भी आप रेशोज़ कैलकुलेट करते हो, वो सारी चीज़ें रेशोज़। परफॉर्मेंस रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट कौन बनाता है? एम्प्लॉयर बनाता है, एम्प्लॉय की, राइट। सैम्पल चेकिंग हो गई, ये सारी चीज़ें अगर आपको, अगर वर्ड्स आपको दिखते हैं तो आपका किस में आएगा? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करते हैं। थर्ड वन इज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ हमें कंपेयर करना है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, राइट। अगर डेविएशन माइनर है, छोटा सा डेविएशन है, मैंने सोचा 90 मार्क्स आए हैं, 95 आएंगे, राइट, और आपके 94 आ गए, 93 आ गए, 96 आ गए, माइन्यूट सा डेविएशन था आपका, तो इट कैन बी इग्नोर्ड। बट इफ़ यू थॉट ऑफ 95% एंड यू सिक्योर 60%, तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, फाइनली कमिंग टू एनालाइजिंग डेविएशन। ये तो घोट लेना, ये तो आएगा पेपर में। एनालाइजिंग डेविएशन वाला तो पॉइंट आपको घोटना है। ये वाली स्टेप में 2 टेक्निक है, CPC क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और MB टेक्निक, ये तो आपको घोटनी क्योंकि इसके तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या बोलता है? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल बोलता है की रिजल्ट एरिया पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है बच्चा? की रिजल्ट एरिया पे आपको फोकस करना है, जो क्रिटिकल है पूरे ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिटिकल है। अगर क्रिटिकल पॉइंट, मेन पॉइंट पे अगर कोई गलती होती है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करती है, राइट। तो अटेंशन सब एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखना है। अब जिसमें एक चीज़ एग्जांपल दिया था अपन ने कि फॉर एग्जांपल अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में अगर लेबर कॉस्ट 5% से बढ़ती है और हमारा जो पोस्टल चार्जेस है वो 15% से बढ़ता है। पोस्टल चार्जेस हार्डली यू वांट यूज़ पोस्ट सर्विसेज, अपन स्टेशनरी का खर्चा ले लें, अगर स्टेशनरी का खर्चा 15% बढ़ता है और लेबर कॉस्ट आपकी 5% बढ़ती है, तो ध्यान देने वाली चीज़ लेबर कॉस्ट है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो आपको लेबर काम आ रहा है ना, स्टेशनरी हार्डली आप खर्चा करोगे। हाँ, किसी की शॉप ही अगर स्टेशनरी की है तो दिक्कत वाली बात है, राइट। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है MB, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन या कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। अच्छा बच्चा, इसको ध्यान रखना, ये प्रिंसिपल, ये भी एक तरह का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल बोल रहे हैं एग्जाम में आपको कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोल रहे हैं, बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। डिपेंड करता है, अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल बोल रहे हैं तो हार्डली यूजुअली उसका आंसर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होता है, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोले तो आपको हेनरी फ्यूल पे स्विच हो जाना है, लेकिन अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल बोल रहे हैं तो दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की बात हो रही है। तो ये किस पे ध्यान देता है? ये बोलता है मैनेजर शुड गिव अटेंशन टू द सिग्निफिकेंट डेविएशन विच गो बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट। सिग्निफिकेंट डेविएशंस पे ध्यान देना, लेकिन इट शुड गो बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट। लाइकवाइज आई हैव सेड टू यू, देखो इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू विल एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग, राइट। तो रेंज ऑफ डेविएशन इतने स्टैब्लिश होनी चाहिए, लेकिन अगर सपोज लेबर कॉस्ट 2% से बढ़ती है, फाइन, लेकिन अगर 5, 15, 10% से बढ़ती है, ध्यान देने वाली चीज़ है। 2% का फ़र्क इतना ध्यान नहीं देते ना अपन, तो ये यही बोलता है कि परमिसिबल लिमिट के अगर वो बाहर चले जाए तो उस पर ध्यान दो, और हाँ नॉर्मल है तो इतना चलेगा। रेंज ऑफ डेविएशन शुड बी एस्टैब्लिश्ड, राइट। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे जो आएंगे। एंड फाइनली यू हैव टू टेक करेक्टिव एक्शन। अगर कोई भी डेविएशन आता है तो उसके लिए आपको क्या लेना है? करेक्टिव actions लेने हैं। However, if any of the deviation which go beyond the acceptable range, especially in important areas, so it demands immediate managerial attention, right? Hope you have understood this thing.